नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप सीधे महाराष्ट्र के रायगढ़ से देख रहे हैं खबर बड़ी है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती और बड़ी खबर लगातार आपको रायगढ़ से बता रहे हैं। अलीबाग से कल अर्नब गोस्वामी की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है, लेकिन उससे पहले गृह मंत्री का बड़ा बयान उस पर। बिल्कुल, और आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। बड़ा बयान आया है गृह मंत्री अमित शाह का, जिसमें उन्होंने कहा है कि इमरजेंसी कांग्रेस का कल्चर है। अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर बोले हैं गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस का कल्चर इमरजेंसी वाला है, प्रेस की आजादी रोकी नहीं जा सकती है। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है गृह मंत्री अमित शाह का, प्रेस की आजादी को रोका नहीं जा सकता है। जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी हुई है उस पर ये बड़ा बयान गृह मंत्री अमित शाह का। क्या कहा है उन्होंने, जरा सुनते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता को किसी भी पार्टी या सरकार ने बाधित नहीं करना चाहिए, मगर कांग्रेस का इमरजेंसी के समय से एक कल्चर रहा है, एक संस्कृति रही है। हम इसके विरुद्ध है और मेरी पार्टी ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रेस की स्वतंत्रता को किसी भी पार्टी या सरकार ने बाधित नहीं करना चाहिए, मगर कांग्रेस का इमरजेंसी के समय से एक कल्चर रहा है, एक संस्कृति रही है। हम इसके विरुद्ध है और मेरी पार्टी ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और बड़ी खबर यह है कि अर्नब गोस्वामी की जमानत पर कल सुनवाई होगी। गिरफ्तारी के खिलाफ जो बेल एप्लीकेशन मूव की गई है उस पर कल 12 बजे सुनवाई होनी है बॉम्बे हाई कोर्ट में। बड़ी खबर आपको बता दें, कल बड़ा दिन है इस लिहाज से क्योंकि 12 बजे बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्नब गोस्वामी की जमानत पर फिर से सुनवाई होगी। यानी ये कल तीसरा दिन होगा सुनवाई का और इस कल सुप्रीम कोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट दूसरा पक्ष सुनेगा। तो बड़ी खबर ये है, कल 12 बजे बॉम्बे हाई कोर्ट पे इस पे सुनवाई होनी है। जी, और इसी के साथ एक और बड़ी खबर सुहेल और श्वेता, हम अपने दर्शकों को बता दें कि किस तरह से महाराष्ट्र सरकार को भी फटकार लगी है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। लेकिन उससे पहले जो बड़ा बयान गृह मंत्री अमित शाह का आया है, अमित शाह सीधे सीधे इमरजेंसी की याद दिला रहे हैं। अमित शाह कह रहे हैं कि कांग्रेस का कल्चर, कांग्रेस की संस्कृति ही इमरजेंसी वाली, तानाशाही वाली रही है और वही एक बार फिर सामने आ रही है। यानी कि इमरजेंसी का काल, तानाशाही कांग्रेस की खुलकर एक बार फिर इस महाराष्ट्र सरकार में नजर आती है और उसी का परिचय एक बार फिर दिया है अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के जरिए। श्वेता, बिल्कुल, और साफ तौर पे ये कहा गया है सुचारिता कि प्रेस की आजादी को इस तरीके से रोका नहीं जा सकता। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो दिया गया है गृह मंत्री अमित शाह की ओर से अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी को लेकर के, कि जिस तरह से अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी हुई है वो किस तरीके से प्रेस की आजादी को रोकने की कोशिश है, लेकिन ऐसा नहीं किया जा सकता है। आप इस बयान के कई मायने हैं जो समझे जा सकते हैं और ये कहा गया है सीधे तौर पर कि कैसे इमरजेंसी वाली मानसिकता अभी भी कांग्रेस की है, कांग्रेस अभी भी उसी मानसिकता में जी रही है। ये कहा गया है गृह मंत्री अमित शाह की ओर से। हर तरफ पूरा देश जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी हुई उसकी चौतरफा निंदा हो रही है, लेकिन इस बीच गृह मंत्री अमित शाह का बयान सामने आया और उसके बाद उन्होंने ये साफ तौर पे कह दिया है कि जो ये गिरफ्तारी हुई है ये प्रेस की आजादी को रोकने की कोशिश है, गलत है, ये कांग्रेस की इमरजेंसी वाली जो सोच है तो एक तरफ श्वेता जहां पर गृह मंत्री अमित शाह तानाशाही वाली मानसिकता की बात कर रहे हैं, इमरजेंसी की याद दिला रहे हैं, कांग्रेस किस तरह से इमरजेंसी में बर्ताव करती थी, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी है। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताएं कि किस तरह से फटकार लगाई है। आप धमका नहीं सकते हैं, कह रहा है सुप्रीम कोर्ट। सीधे सीधे महाराष्ट्र सचिवालय के सचिव को शो कॉज नोटिस भेजा है और पूछा है कि 2 हफ्ते के अंदर इसका जवाब दें। क्यों नहीं आपके ऊपर अवमानना का केस करें हम, क्यों नहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स की जाए, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुहेल, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के बारे में कोर्ट ने सीधे सीधे कहा है कि क्यों ना ये की जाए आपके खिलाफ, यानी सचिव के खिलाफ अगर टिप्पणी की है तो सीधे महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई है।
बेशक कोर्ट खुद हैरान था सुचारिता। बड़ी बात यह, दर्शकों को जो जानने वाली बात वो ये कि सोचिए किसी भी शख्स का यह अधिकार है कि उसे कोर्ट जाना है, कोर्ट में अपील करनी है, उसको पूरा अधिकार है, ये उसका फंडामेंटल राइट का हिस्सा है कि वो किसी भी कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। लेकिन सचिवालय के सचिव ने बाकायदा चिट्ठी लिखते हुए अर्नब को ये कहा कि आप इस मामले में कोर्ट नहीं जा सकते, ये गोपनीय है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा बेशक कि कोई भी देश के संविधान और कानून से और कोर्ट से ऊपर नहीं हो सकता है, आप किसी को कैसे कोर्ट जाने से रोक सकते हैं। जिस भाषा का आपने इस्तेमाल किया उस पर सवाल उठाए। जो बात आप साथ ही साथ कह रही हैं कि 2 हफ्ते के अंदर सचिव को बाकायदा जवाब देना है, क्यों ना उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए। एक रिपोर्ट दिखाते हैं दर्शकों को। क्या कोई कानून से ऊपर है? क्या कोई सरकार में हो तो किसी को भी धमका सकता है? और क्या कोई न्याय की लड़ाई लड़े तो उसे धमकाया जाना सही है? ये टिप्पणी की है देश की सबसे बड़ी अदालत ने। सुप्रीम कोर्ट में अर्नब और रिपब्लिक की बड़ी जीत हुई और महाराष्ट्र सरकार को बड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप धमका नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा के सचिव को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस अर्नब गोस्वामी को 13 अक्टूबर को लिखी गई चिट्ठी को लेकर है। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा की ओर से अर्नब गोस्वामी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस जारी हुआ था, जिसके खिलाफ अर्नब गोस्वामी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसके बाद उन्हें विधानसभा के सचिव की ओर से एक पत्र भेजा गया, जिसकी भाषा के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कहा कि यह डराने धमकाने वाली भाषा है। कोर्ट ने ऐसा कहा है कि आपके महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाते हुए कि आप पूरे तथ्य लेके नहीं आए हैं, आपके अधिकारी जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, टोन एंड टेनर, वो ठीक नहीं है और हमें और तथ्य दें जिसके बेस पर हम कुछ निर्णय ले पाएं। और आपने जो धमकाने का प्रवृत्ति अगर हुई है तो वो ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि कोई इस तरह से कैसे डरा सकता है? इस तरह से धमकियां देकर किसी को अदालत में आने से कैसे रोका जा सकता है? हम इस तरह के आचरण की सराहना नहीं करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 30 अक्टूबर को महाराष्ट्र विधानसभा सचिवालय द्वारा लिखी गई चिट्ठी पर नाराजगी जाहिर की है और कहा है कि अर्नब गोस्वामी को जिस तरह से चिट्ठी लिखी गई उसे गोपनीय रखने की क्या बात है? इस मामले को क्यों सुप्रीम कोर्ट से छुपाने की बात कही गई? ये बड़ी फटकार है, ये बहुत बड़ी फटकार है जो महाराष्ट्र सरकार को लगाई है। सुप्रीम कोर्ट में अर्नब के वकील हरीश साल्वे ने कहा कि अर्नब को धमकाया गया, एक के बाद एक केस किए जा रहे हैं। कि कानून के अंदर जो अधिकार इन्हें प्राप्त हैं उनकी इनके पूरे तरीके से इनकी सहायता कानून में होगी और सरकार को ये बिल्कुल मान लेना चाहिए कि उनके झूठ को उजागर करने से दुर्भावनापूर्वक उन्हें कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। जब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति ये बात कह चुके तो इसके बाद मेरे को नहीं लगता कि कोई चीज बाकी रह जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा के सचिव को 2 हफ्ते के बाद इस केस की अगली सुनवाई के दौरान कोर्ट में हाजिर रहने को कहा है और ये भी पूछा है कि क्यों न अवमानना का केस चलाया जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले में अर्नब की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबडे की अगुवाई वाली बेंच ने इस मामले में वरिष्ठ वकील अरविंद दातार को अमिकस क्यूरी यानी न्याय मित्र नियुक्त किया है। सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणियां सिर्फ रिपब्लिक मीडिया के लिए ही नहीं, आम जनता के लिए भी बहुत मायने रखती हैं। ये दर्शाती है कि सुप्रीम कोर्ट भी ये देख रहा है कि किस तरह सच की आवाज दबाने की कोशिश हो रही है, कैसे डराया धमकाया जा रहा है। अब अर्नब गोस्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट से महाराष्ट्र सरकार को बड़ा झटका लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने, हरीश साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कैसे अर्नब गोस्वामी को जेल में धमकाया जा, दिवाली जेल में मनेगी, ये धमकी दी जा रही है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं किया जा सकता है, आप नहीं धमका सकते अर्नब गोस्वामी को। वो तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट को बताई गई कि किस तरीके से अर्नब गोस्वामी को जेल में धमकी दी जा रही है। पुलिस वाले धमकी दे रहे हैं अर्नब गोस्वामी को, जिस पर कोर्ट ने नाराजगी भी जताई और कहा कि इस तरीके से धमकाया नहीं जा सकता है। सुचारिता और सोहेल भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सुचारिता, सवाल तो यही है कि आखिर इस तरीके की धमकी दी जा रही है, अभी भी देखिए मन नहीं भरा है, अभी भी डराने और धमकाने की कोशिश की जा रही है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी भी जताई।
बिल्कुल डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है और किस तरह से हरीश साल्वे ने आज पक्ष रखा है। हरीश साल्वे ने कहा है, अर्नब की तरफ से पक्ष रखा है और बड़ी बात यह है कि डराने धमकाने की जो कोशिशें की गई हैं उन पर तो इससे पहले भी सुहेल आज सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर चुका है। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाता है सचिवालय के सचिव को और वो भी यही कहते हैं कि आप एक आम नागरिक के अधिकार नहीं छीन सकते हैं, और दूसरी तरफ हरीश साल्वे भी यही बात रख रहे हैं बॉम्बे हाई कोर्ट में। जी सुचारिता, मैंने खुद अपनी जिंदगी में पहली बार स्टेट पावर, स्टेट मशीनरी का मिसयूज कैसे होता है वो पहली बार मैं खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूं। बड़ी चीज ये कि देख रहे हैं जो बात कह रहे हैं खुद हरीश साल्वे कोर्ट के अंदर कि किस तरह से ये धमकाया जा रहा है कि दिवाली जेल में मनेगी। यानी ये तय कर चुकी है क्या सरकार? ये सरकार पहले से तय कर चुकी है कि आखिर क्या होने वाला है। ये साफ बता रहा है कि किस तरह से इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को रचा गया। लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये है और इंपॉर्टेंट खबर ये है कि कितनी भी रच ले, खुद ह्यूमन राइट्स कमीशन, महाराष्ट्र ह्यूमन राइट्स कमीशन ने संज्ञान जब लिया अर्नब की जिस तरह से गिरफ्तारी हुई, उनके साथ मारपीट हुई, इस मामले में रायगढ़ के एसपी को समन करके बुलाया गया और एसपी को आज बुलाने के बाद बड़ी चीज ये कि उनसे पूछा गया, बताइए आपने कैसे गिरफ्तारी की? क्या आपने जो केस रीओपन किया उसमें मजिस्ट्रेट की इजाजत ली थी? क्या आपके पास मजिस्ट्रेट की परमिशन है? और अगर आपके पास मजिस्ट्रेट की परमिशन है तो वो कॉपी लाकर दिखाइए। अब अगली पेशी में एसपी को बाकायदा वो कॉपी दिखानी होगी क्योंकि कॉपी है नहीं, इसलिए वहां जाकर फिर से एम्बैरेसमेंट होने वाली है। और यही बात खुद मैजिस्ट्रेट अपने ऑब्जर्वेशन में कह चुके हैं। जरा रिपोर्ट देखिए। किस कानून के तहत गिरफ्तारी? क्या कोर्ट की ली गई थी इजाजत? अब देने होंगे सबूत। अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर महाराष्ट्र सरकार फंसती जा रही है। जिन परिस्थितियों में अर्नब को गिरफ्तार किया गया, अर्नब और उनके परिवार से अभद्रता की गई, अब जवाब देना मुश्किल होता जा रहा है। राज्य मानवाधिकार आयोग ने साफ साफ पूछा है, क्या कोर्ट से इजाजत ली गई थी? अगर ली गई थी तो आदेश की कॉपी दिखाइए। फिलहाल एसपी रायगढ़ को मंगलवार तक का समय दिया गया है। अगर सरकार के पास गिरफ्तारी की कॉपी नहीं होगी तो ये कानूनन गलत माना जाएगा। आज ऑनरेबल कमीशन ने ट्यूसडे तक पूरे इस मैटर का रिपोर्ट सादर करने के लिए कहा है और स्पेसिफिकली एक सर्टिफाइड कॉपी मंगाया है। अगर इस केस को रीइन्वेस्टिगेट करने का ऑर्डर मजिस्ट्रेट से लिया गया था या नहीं लिया गया था, उसकी सर्टिफाइड कॉपी मंगा गई है ट्यूसडे तक। अब ट्यूसडे को ही समझ आएगा कि इस केस में ऑर्डर लिया गया था कि नहीं लिया गया था। अर्नब को बिना नोटिस दिए सुबह सुबह गिरफ्तार किया गया। पुलिस टीम AK-47 से लैस होकर घर पहुंची। पुलिस टीम में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सचिन वजह भी थे। अर्नब से जबरदस्ती की गई, परिवार से बदसलूकी की गई, घर के अंदर पुलिस ने दबंगई दिखाई और अर्नब के साथ ज्यादती करते हुए ले गई, जो कैमरे में भी कैद हुआ है, जिसे पूरी दुनिया ने देखा है। बड़ा सवाल है कि पुलिस ने अर्नब की गिरफ्तारी में इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई? क्यों बिना समन उन्हें गिरफ्तार किया गया? ऐसी क्या आपात स्थिति थी कि पुलिस को सुबह सुबह गिरफ्तारी करनी पड़ी? क्यों अर्नब पर केस किए जा रहे हैं? जेल में धमकाया जा रहा है। इसका जवाब सरकार को देना होगा, क्योंकि देश जवाब मांग रहा है। मीडिया पर पहरे से जनता रोष में है, जो न केवल व्यक्तिगत मानवाधिकार का हनन है, बल्कि सत्ता का सरासर गलत इस्तेमाल भी, जिसे भारत जैसे सबसे बड़े लोकतंत्र में किसी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताएं कि हंसा रिसर्च ग्रुप ने किस तरह से कोर्ट में याचिका दायर की है। हंसा रिसर्च ग्रुप कह रहा है कि उन्हें धमकाया जा रहा है, उनके कर्मचारियों को धमकाया जा रहा है। हंसा की तरफ से हिरासत और गिरफ्तारी में दबाव बनाने की बात रखी गई है। हंसा की तरफ से यह कहा गया है कि उनके कर्मचारियों पर उन्हें जेल में डालने, उन्हें हिरासत में लेने का दबाव बनाया जा रहा है और ग्रुप पर गलत बयान देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है कि वो रिपब्लिक का नाम ले। अब हंसा कोर्ट पहुंचा है और ये रिट पिटीशन जैसे दायर की गई है सुहेल, उससे साफ है कि हंसा पर किस तरह से रिपब्लिक का नाम लेने के लिए दबाव बनाया गया और वही पुलिस अधिकारी दबाव बना रहे हैं जो अर्नब को किस तरह उनके घर में घुसकर उनके साथ बदसलूकी कर लेकर गए थे। तो जरता जो बात मैंने शुरू में कही कि यहां आकर ये एक्सपीरियंस कर रहा हूं कि कैसे मिसयूज ऑफ पावर, ताकत का, सत्ता का गलत इस्तेमाल होता है। ये जो हंसा की रिट है ये भी उसकी एक नजीर है। सोचिए, एक टीआरपी मामले की जांच एक शख्स, एक अधिकारी कर रहा है। हमने पहले खुलासा किया उस अधिकारी ने कैसे झूठ बोलकर, साजिश करके, धोखे से इस मामले में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। अब सोचिए वो अब उन लोगों को धमका रहा है, उस एजेंसी को धमका रहा है जिस एजेंसी की रिपोर्ट के हवाले से वो कह रहा था कि रिपब्लिक का नाम है उसमें, बल्कि रिपब्लिक का नाम उस रिपोर्ट में नहीं था। अब सोचिए वो हंसा कोर्ट जाकर कह रही है सर बचाइए मुझे, ये अधिकारी मुझे धमका रहा है कि अगर तुमने रिपब्लिक का नाम नहीं लिया तो तुम्हें हम जेल में डाल देंगे। ये हो रहा है महाराष्ट्र के अंदर, जो हिला देने वाला है। श्वेता, बिल्कुल सोहेल, आप सही कह रहे हैं और इसी पर अगली रिपोर्ट भी हम देखते हैं। बाहर है मुंबई पुलिस। जब सीधा जोर रिपब्लिक मीडिया पर नहीं चला तो साम दाम दंड भेद का रास्ता अपना लिया। पहले झूठ का पुलिंदा सामने रखकर रिपब्लिक भारत को बदनाम करने की साजिश रची गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस तक की गई। लेकिन जब रिपब्लिक टीवी ने टीआरपी का सच जनता के सामने रखा तब मुंबई पुलिस एक बार फिर बैकफुट पर आ गई। लेकिन अब मुंबई में टीआरपी मीटर लगाने वाली कंपनी हंसा रिसर्च ग्रुप ने जो आरोप मुंबई पुलिस पर लगाए हैं उससे मुंबई पुलिस फिर सवालों के घेरे में है। हंसा ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की है जिसमें कहा गया है कि मुंबई पुलिस के असिस्टेंट इंस्पेक्टर सचिन वाजे हंसा के कर्मचारियों को न सिर्फ धमका रहे हैं बल्कि रिपब्लिक के खिलाफ झूठा बयान देने का दबाव भी बना रहे हैं। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार किस तरीके से साजिशों का जाल बुन रही है, आज उसका खुलासा हो गया। टीआरपी केस में आज एक नया मोड़ आ गया। हंसा ग्रुप ने मुंबई पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया है। हंसा ग्रुप का कहना है कि मुंबई पुलिस दबाव डाल रही है रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के खिलाफ गलत बयान देने के लिए। दरअसल रिपब्लिक मीडिया ने टीआरपी को लेकर जो सबूत सामने रखे थे उसमें रिपब्लिक का नाम दूर दूर तक नहीं था। इस सच के सामने आने से मुंबई पुलिस और उसके मुखिया बिलबिला गए। हंसा ग्रुप के कर्मचारियों पर इस रिपोर्ट को फर्जी बताने का दबाव बनाया जाने लगा। हंसा कर्मचारियों को फर्जी हिरासत में रखने की धमकी दी जाने लगी। लेकिन आज सच सामने है और हंसा कंपनी की बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर याचिका इस सच की चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रही है। हंसा ने इसके लिए मुंबई पुलिस के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे को कटघरे में ला खड़ा किया है। हंसा ग्रुप के कर्मचारियों को धमकाने वाले मुंबई पुलिस के असिस्टेंट इंस्पेक्टर सचिन वाजे की कुंडली भी सुन लीजिए। ये वही सचिन वाजे है जो रिपब्लिक मीडिया के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करने गई टीम में शामिल थे। सचिन वाजे की 16 साल बाद मुंबई पुलिस में बहाली हुई है। 1990 बैच के पुलिस अधिकारी वाजे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं। वाजे ने साल 2002 में हुए घाटकोपर ब्लास्ट में ख्वाजा यूनुस नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया था। बाद में सच्चाई सामने आई थी कि मुंबई का रहने वाला यूनुस दुबई में इंजीनियर था। लॉकअप में यूनुस की मौत होने के बाद वाजे को सस्पेंड कर दिया गया था। 2007 में वाजे ने इस्तीफा भी दे दिया था, लेकिन केस पेंडिंग रहने की वजह से वाजे का इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया। ऐसे में हंसा के कर्मचारियों को धमकाने की वजह से चर्चा में आए सचिन वाजे एक बार फिर सवालों के घेरे में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो अर्नब गोस्वामी की रिहाई के लिए पूरा देश एकजुट हो चुका है। लोग सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच सीपीजे का बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है जिसमें यह कहा जा रहा है कि अर्नब गोस्वामी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। हर तरफ यही मांग है कि जल्द से जल्द रिहाई होनी चाहिए अर्नब गोस्वामी की। कल इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट में फिर सुनवाई है दोपहर 12 बजे। और इस बीच आपको बता दें सीपीजे का ये बड़ा स्टेटमेंट है कि जल्द से जल्द रिहाई हो जानी चाहिए। अर्नब गोस्वामी को इतने लंबे वक्त तक आप गिरफ्तार करके नहीं रख सकते। सुचारिता, पूरे देश की यही मांग है और अब सीपीजे का बयान भी सामने आ गया। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और जैसे जिस तरह से अर्नब गोस्वामी को रखा गया है, जिन जिन परिस्थितियों में उनको लेकर जाया गया, उन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। न सिर्फ आम जनता सवाल उठा रही, क्योंकि सब कुछ सामने था, सब कुछ प्रत्यक्ष था, सब कुछ सबने देखा है। उन तस्वीरों के बारे में सोहेल कुछ कहने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हर किसी ने वो 12 मिनट की बदसलूकी देखी, वो अलग अलग तस्वीरें देखी, किस तरह से धक्का दिया गया, किस तरह से बदसलूकी की गई, तो सब कुछ सामने था सोहेल। जी सुचरिता, इस बीच बहुत बड़ी खबर आ रही है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अर्नब की गिरफ्तारी को अवैध बताया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं ये पूरी तरह से गलत है, पूरी तरह से अवैध है और अर्नब को तुरंत रिहाई होनी चाहिए। क्या कुछ कहा मनोहर लाल खट्टर ने, सुनिए जरा। तो मनोहर लाल खट्टर ने कहा ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है। अर्नब की गिरफ्तारी बिल्कुल गलत है। अर्नब की गिरफ्तारी दरअसल मीडिया पर हमला है, ये कहना है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का। उन्होंने अर्नब की गिरफ्तारी को पूरी तरह से अवैध और गलत बताया है और इसे मीडिया पर हमला बताया है, प्रेस की आजादी पर हमला बताया है, प्रेस फ्रीडम पर। ये बहुत बड़ा अटैक है। श्वेता, बड़ी बात यह है कि इस बात का आभास सोचिए, उद्धव ठाकरे जो खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें यह बात समझ नहीं आ रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर उन्हें समझा रहे हैं कि आप प्रेस की आजादी पर हमला कर रहे हैं दरअसल। जी देखिए सोहेल, यही तो बात है कि सबको ये बात समझ में आ चुकी है कि प्रेस की आजादी पर हमला है, आवाज दबाने की कोशिश है, मनोबल को गिराने की कोशिश है। लेकिन उद्धव ठाकरे के कान तक ये बात नहीं पहुंच रही है। पूरे देश में प्रदर्शन इसी बात को लेकर हो रहा है, पूरे देश में प्रदर्शन इसी बात को लेकर के हो रहा है कि ये जो गिरफ्तारी है ये गलत है। इस तरीके से आप बदले की कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, इस तरीके से आप जो एक्शन है वो नहीं ले सकते। पूरे देश को ये चीज समझ में आ रही है, हर तरफ से यही स्टेटमेंट आ रहे हैं। और आपको याद होगा कि कार्रवाई, प्रतिशोध की कार्रवाई हर किसी को नजर आ रही है। श्वेता, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना है, ब्रेक के बाद तुरंत वापस आ रहे हैं। और अर्नब गोस्वामी के समर्थन में देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। पूरा देश मानो एक साथ आ गया है और अर्नब के खिलाफ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहा है। पकड़ोगे? कितने अर्नब पकड़ोगे? हम सारे युवा सड़कों पर उतर करके अर्नब के समर्थन में आंदोलन कर रहे हैं। अर्नब के समर्थन में पूरा देश शहर दर शहर प्रदर्शन। अर्नब के साथ जन समर्थन। छा चुका है
हिंदुस्तान, भारत अब मजबूत बनेगा। कांप चुका है हिंदुस्तान, भारत अब मजबूत बनेगा। अर्नब को रिहा करने की मांग प्रचंड हो गई है। देश भर के अलग अलग शहरों में अन्याय के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं। पुलिस की अवैध कार्रवाई के खिलाफ जनता का गुस्सा फूट पड़ा है। लोग एक सुर में अर्नब गोस्वामी को रिहा करने की मांग कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें किसी एक शहर से नहीं है। दिल्ली से बेंगलुरु तक और मुंबई से गुवाहाटी तक चारों तरफ अर्नब के समर्थन में लोग आवाज उठा रहे हैं। हम लोग बोल रहे हैं महाराष्ट्र सरकार को, आप बिना शर्त अर्नब गोस्वामी को रिहा कीजिए, नहीं तो ये जो आंदोलन शुरू हो रहा है सारे दुनिया के रिपोर्टर लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे। लोगों की बस एक ही मांग है कि अर्नब को पुलिस रिहा करे। अर्नब गोस्वामी पर झूठे आरोप लगाकर पुलिस ने 4 नवंबर को सुबह सुबह गिरफ्तार किया था। ऐसे में अब पिछले 3 दिनों से देश की जनता अर्नब के साथ हो रहे अन्याय का हिसाब मांग रही है। मुंबई पुलिस ने जिस तत्परता के साथ, षड्यंत्र के साथ उद्धव ठाकरे के इशारे पर अर्नब गोस्वामी को जो फंसाने का कार्य किया है, उन्हें प्रताड़ित करने का कार्य किया है, उसका हिंदू समाज समय आने पर जवाब देगा। महानगर से नगर तक, शहर से गांव तक अर्नब के समर्थन में लोग सड़कों पर हैं। आवाज एक ही है, अर्नब को रिहा करो, मीडिया को आजाद करो, संविधान का पालन करो। जब तक हमको इंसाफ नहीं मिलेगा इस देश का हर जनता अर्नब गोस्वामी के साथ रहेगा पक्का। आगे बढ़ो अर्नब गोस्वामी, हम तुम्हारा साथ है। 7 समंदर पार अमेरिका में भी अर्नब के समर्थन में आवाज बुलंद हो रही है। सैन फ्रांसिस्को में लोगों ने अर्नब की तत्काल रिहाई की मांग करते हुए मार्च निकाला। अर्नब को जिस तरह से पुलिस ने गिरफ्तार किया उस पर लोग सवाल उठा रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर अर्नब को गिरफ्तार करने के लिए कानून की धज्जियां क्यों उड़ाई गई। लोगों का गुस्सा महाराष्ट्र सरकार की तानाशाही के खिलाफ है, प्रेस की आजादी को कैद करने की कोशिश के खिलाफ है। देश के कोने कोने से अर्नब को जल्द रिहा करने की मांग उठ रही है, तो वहीं महाराष्ट्र सरकार अर्नब पर नए केस डाल रही है। किसी भी तरह से सिर्फ और सिर्फ बदले पर उतारू है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और खबर बड़ी है में बात करते हैं, कुछ और खबरों की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल में 2021 में होने वाले विधानसभा चुनावों की, जिसको लेकर के आज गृह मंत्री अमित शाह ने दीदी के गढ़ में दीदी को ही ललकारा है। ये कहा है कि 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, 5 सालों में सोनार बांग्ला बना देंगे। और ये बड़ी ललकार है ममता बनर्जी को। हालांकि ममता बनर्जी को ये ललकार पसंद नहीं आई होगी, क्योंकि उनके गढ़ में आकर के कोई उन्हीं को चुनौती दे दे, ये ममता बनर्जी को बर्दाश्त नहीं होता है। सुचारिता, एक बड़ी चुनौती दी गई आज फिर से अमित शाह की ओर से। ममता बनर्जी के गढ़ में कहा गया कि 5 सालों में सोनार बांग्ला बना देंगे। बिल्कुल श्वेता, क्योंकि बीजेपी ने मन बना लिया है कि दीदी का खिला पश्चिम बंगाल में ढाना है और कमान खुद संभाली है गृह मंत्री अमित शाह ने, क्योंकि 2 दिन का पश्चिम बंगाल दौरा रहा और इस दौरे में अमित शाह बेहद आक्रामक रहे हैं और दीदी पर जमकर हमला बोला है। एक रिपोर्ट देखिए इस पर। पश्चिम बंगाल में बीजेपी अपना परचम लहराने की तैयारी में जुट गई। इसके लिए अमित शाह ने मां काली का आशीर्वाद लिया। शाह 2 दिन के दौरे पर थे। दूसरे दिन की शुरुआत अमित शाह ने दक्षिणेश्वर काली मंदिर से की। यहां उन्होंने मां काली के दर्शन किए। यहां स्वामी विवेकानंद के गुरु परमहंस ने आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त की थी। 2015 में पीएम मोदी ने भी यहां दर्शन किए थे। अमित शाह ने इस मौके पर चैतन्य महाप्रभु, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और अरविंदो का जिक्र किया। उन्होंने ममता सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बंगाल आध्यात्मिक चेतना का केंद्र रहा है, लेकिन आज तुष्टीकरण चरम पर है।
एक मौका मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को दे दीजिए। हम 5 साल में सोनार बांग्ला बनाने का आपको वादा करते हैं। शाह बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी मिले। गुरुवार को उन्होंने आदिवासी के घर भोजन किया था। वहीं दूसरे दिन शुक्रवार को अमित शाह ने कोलकाता के गौरानगर में मथुआ समुदाय के सदस्य के घर खाना खाया। शाह न्यू टाउन स्थित मथुआ समुदाय के मंदिर पहुंचे। इसके बाद उन्होंने मथुआ समुदाय के एक परिवार के घर खाना खाया। अमित शाह के स्वागत की जोरदार तैयारी की गई थी। बताया जाता है कि नदिया और उत्तर 24 परगना जिले की 10 विधानसभा सीटों पर मथुआ समुदाय की जबरदस्त पकड़ है। शाह ने ममता सरकार को उखाड़ फेंकने की अपील की है। तो मां, माटी और मानुस का नारा तुष्टीकरण, तानाशाही और टोलबाजी में परिवर्तित हो गया है। जो अपेक्षाएं रखी गई थी, किसी भी मानांक में तृणमूल सरकार और राज्य की मुख्यमंत्री अपेक्षाओं को पूर्ण करने में खरी नहीं उतरी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 6 महीने से ज्यादा का वक्त है, लेकिन शाह अभी से चुनावी बिगुल फूंक चुके हैं। इस बार उन्होंने 200 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया है। 22 सीटें बोल रहे हैं, 4-5 सीटें 2-5 वोट से हम हार गए, वरना 22 सीटों का लक्ष्य आपने तो प्राप्त कर ही लिया था। आपके पराक्रम से प्राप्त हुआ, आपके परिश्रम से प्राप्त हुआ है। पर मैं आज यहाँ बांकुड़ा में बोल कर जाता हूँ, भगवान बिरसा मुंडा के अनुयायियों की भूमि है। मैं आपको कहकर जाता हूँ, 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी, जिसको हंसना है उसको हंसने दो। हमारी बनाई हुई कार्य योजना पर हम निष्ठा के साथ काम करें। 2019 में हुई लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बंगाल में 18 सीटें जीती थी। 2021 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में पार्टी बहुत बड़ा लक्ष्य लेकर चल रही है। पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में है और इसका अंदाजा शाह के 2 दिन के दौरे से हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और पश्चिम बंगाल के बाद पड़ोसी बिहार की, जहां कल तीसरा और अंतिम चरण का वोटिंग होनी है। 16 जिलों की 78 सीटों पर वोटिंग होनी है और माना यह जा रहा है कि जो पार्टी इन 78 सीटों पर सबसे ज्यादा कब्जा जमाएगी वही सत्ता पर भी कब्जा जमाएगी। एक रिपोर्ट देखिए। बिहार चुनाव में किसके हाथ लगेगी सत्ता की चाबी और कौन होगा रेस से बाहर, ये तो 10 नवंबर को आने वाले नतीजे से तय हो जाएगा। लेकिन राजनीतिक पार्टियों से लेकर राजनीतिक विश्लेषकों की नजर शनिवार को होने वाले तीसरे और आखिरी चरण की वोटिंग पर जाकर टिक गई है। 78 सीटों पर होने वाली वोटिंग बिहार का राजनीतिक भविष्य तय करेगी। आंकड़ों की माने तो उत्तर और पूर्वोत्तर बिहार की 78 सीटों के नतीजों की बदौलत 2015 में महागठबंधन की सरकार बनी थी। 2015 में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन ने 78 में से 54 सीटों पर जीत हासिल की थी। 1.5 साल बाद सत्ता का समीकरण बदलते ही आरजेडी रेस से बाहर हो गई और जेडीयू 23, बीजेपी 20 सीटों के साथ आरएलएसपी के 1 सीट के साथ बिहार सरकार में भागीदार बनी। 243 सदस्यीय विधानसभा में सरकार बनाने के लिए 122 विधायकों का समर्थन चाहिए। इस लिहाज से तीसरे और आखिरी चरण की 78 सीटों पर एनडीए के साथ आरजेडी और एलजेपी की भी पैनी नजर है। 28 अक्टूबर और 3 नवंबर की चुनावी बिसात पर 2 बाजियां लग चुकी हैं। 165 सीटों की किस्मत का फैसला जनता ने तय कर दिया है। अब तीसरे चरण की बाजी खेली जानी है। तीसरे चरण के रण में सबसे ज्यादा सीटें कोसी और सीमांचल की हैं। लिहाजा सत्ता के लिए राजनीतिक पार्टियां सीमांचल की धरती पर एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। आखिरी चरण में एनडीए की दांव साख पर है। सीमांचल में सबसे ज्यादा कब्जा जेडीयू का है। अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके नीतीश पहले ही यहां इमोशनल कार्ड खेल चुके हैं। 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव कई मायनों में अलग है। एक तरफ नीतीश कुमार और उनकी सहयोगी पार्टी बीजेपी जीत का झंडा बुलंद किए हुए है, वहीं दूसरी तरफ नीतीश से मिले धोखे से बौखलाई आरजेडी नए तेवर और कलेवर के साथ मैदान में नजर आ रही है। एलजेपी की ओर से बिहार चुनाव अलग लड़ने के फैसले ने चुनाव को त्रिकोणीय बना दिया है। सीमांचल को लेकर कई तरह की चर्चाएं गर्म हैं, क्योंकि यहां कई ऐसे दल हैं जो ना तो एनडीए में हैं और ना ही आरजेडी के साथ इनके संबंध हैं। ऐसे में माना यह जा रहा है कि ये चुनाव का जायका बिगाड़ सकते हैं। ऐसे में सीमांचल की राजनीतिक बिसात को लेकर जोर आजमाइश जारी है। नीतीश को उम्मीद है कि सीमांचल की जनता उन्हें पहले की तरह प्यार देगी। वहीं आरजेडी को लग रहा है कि यहां की जनता नीतीश के दिए धोखे का बदला लेने जा रही है।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बहुत 10 तारीख को बिहार का फैसला आना है, लेकिन श्वेता, माना जा रहा है कि बहुत हद तक 78 सीटें रास्ता तय करेंगी जीत का। बिल्कुल सुचारिता, आप सही कह रही हैं कि कल जो अहम है उसको लेकर के कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रैलियों में बहुत सारी बातों को कहा था। अब देखना ये कि जनता के मन में क्या है और वो किसको चुनती है अपने भविष्य के लिए, आगे 5 सालों के लिए। फिलहाल खबर बड़ी है, मेरे और सुचारिता के साथ इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर।